हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज वीरेश कुमार। अभी हम लोग नेवी एमआर के लिए करने वाले हैं मैथ के 100 क्वेश्चंस। और पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था साइंस के 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे उसकी पार्ट 2 भी ले आऊँगा मैं आपको, और इसकी भी पार्ट 2 आएगी मैथ के 100 क्वेश्चंस की। और ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चंस मैथ के हो जाएंगे, 200 साइंस के जो मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्चुअल हैं। एंड रिसेंटली मैंने अभी आपको नेवी एमआर का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करा दिया बाय मतलब यूट्यूब की गलती की वजह से या फिर यूट्यूब की टेक्निकल इश्यूज की वजह से नोटिफिकेशन किसी को गया ही नहीं। तो आप उसको जाके जरूर कर लेना, लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वो क्लास, ठीक है। क्योंकि नेवी की ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है उसको करोगे तो ही एक आइडिया लगता है कि एग्जाम में एक्चुअल पेपर कैसा आता है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर खोज रहे हो तो 11 रुपीज में 15 मॉक टेस्ट हम SSR का दे रहे हैं A to Z स्टडी ऐप के ऊपर, सॉरी MR का दे रहे हैं हम लोग A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। सिर्फ 11 रुपीज में 15 मॉक टेस्ट एंड SSR का 25 रुपीज में 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके लगा सकते हो आप। अगर कोई बच्चा मेडिकल असिस्टेंट का है तो वो भी लगा सकता है कि 31 रुपीज में 10 मॉक टेस्ट आपको मेडिकल असिस्टेंट की भी मिल जाएगी, ठीक है भाई। जाके आप लगाओ और देर मत करो। अगर ऐप यूज करने नहीं आ रहा है, वो ऐप पे अगर टेस्ट नहीं मिल रहा है, पेमेंट करने के बाद भी आपको अगर लग रहा है कि टेस्ट लगाने नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, हमारी टीम मेंबर आपको बता देगी। लास्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब ज्यादा खुल के मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट मेडिकल असिस्टेंट, नेवी SSR, ठीक है, नेवी MR तीनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। या तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली भी देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे, तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जहां से सही लगे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बेलनों की त्रिज्या देखो 4:5 के रेशियो में और उनकी ऊंचाई 5:2 के रेशियो में, तो इनका आयतन का अनुपात बताओ। देखो आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ठीक है। वॉल्यूम यही ना होता है इसका, πr²h। तो मान लो पहले वाले का तुम्हारा r की वैल्यू क्या है, 4 है, दूसरे वाले की 5 है, तो क्या करोगे, पाई तो देखो भाई कट जाएगा, सिंपल पाई कट जाएगा। पहले वाले का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, और h की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे। और नीचे वाले में r का स्क्वायर मतलब ये सेकंड वाले का रेडियस है और ये सेकंड वाले का हाइट है, ठीक है। चलो 16 × 5 बटा में 25 × 2, तो भाई ये 5 बार में कट गया, ये 2 8 बार में कट गया। 8:5 आपका सही आंसर हो गया, डेट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। चलो अगर आपने ये चीज किया आंसर सही है। आगे देख लो, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार कर रहा है, तो व्यक्ति की स्पीड घंटा में बताओ, घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, क्लियर है। डिस्टेंस हमारा 900 मीटर है, ध्यान देना मीटर में कह रहा है, और टाइम हमको 6 मिनट कह रहा है, तो इसको हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और टाइम क्या कहते हैं, स्पीड निकाल लो मीटर पर सेकंड के अंदर, तो ये कट गया यहाँ से। 90 बटा में 36 हमारा क्या है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है। हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो मिलेगा मेरे को 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना था कि यहाँ पे ना मिनट को मेरे को सेकंड में चेंज करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते कह रहा है, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़े खेत का ना एक खेत को 54 डेज के अंदर चर सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ उसी खेत को कितने दिन में चर सकते हैं। सिंपल देखो, 3 गोट्स या फिर 5 शिप्स, ठीक है। तो या मतलब और मतलब ये क्या है, इन दोनों में से कोई एक, तो यहां से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। गॉट रेशियो शिप्स का तो 5:3 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया मेरे को, ये चीज कहाँ काम आएगा, इक्वेशन के अंदर। अब कह रहा है अगर 3 गोट्स 54 डेज में अगर खा सकती हैं पूरे खेत को, तो 6 गोट्स और है यहाँ पे एंड है, तो 8 शिप्स, ठीक है, x डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब g की जगह पे तुम 5 रखो और s की जगह पे जहां भी s है वहां पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो मैं यू लिख दूंगा 3 × 5 × 54 × 6 इंटू क्या करोगे 5 प्लस 8 × 3 इज इक्वल टू x, तो हो जाएगा 15 × 54 और ये 6 5 30, 8 3 24, तो ये हो जाएगा 54x, तो 54 कट जाएगा, x बराबर 15 आ गया हमारा। तो वो जो बकरियां थी और भेड़ मिलके 6 बकरियां और 8 भेड़ मिलके उसको 15 दिन में खेत को पूरा चर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो खेत को निपटा सकते हैं। ओके, चल कह रहा देखो भाई 3800 रुपए में अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% छूट देने के बाद 3496 रुपए में बेचा जाता है।
ठीक है, 3,496 रुपये में बेचा जाता है। तो वाई का मूल्य बताओ क्या है। अब देखो भाई 38,000 पे 100 में से अगर वाई घटा के 100 करोगे, वाई परसेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला तो यही ना, 100 माइनस वाई बाई 100, तब जाके इसकी वैल्यू बनती है 3496। ठीक है, तो मेरा ये 0000 कट जाएगा यहाँ से, सिंपल है। ठीक है ना। अब क्या ये किसी चीज से कटेगा क्या? 38 से ये तुम कटा पाओगे किसी चीज से? लग रहा है कट पाएगा ये? तो मेरे को लगता है कि नहीं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको कटाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, रुको। ये हम ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 3800 माइनस 38y इज इक्वल टू 3496। तो मेरा 38y बराबर क्या हो जाएगा? 3800 में से मैं ना 3496 घटा लूंगा, तो 38y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा मेरा? इस तरीके से सिंपली तुम निकाल सकते हो। ये कितने बार में कटेगा? 304 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये कितने से कटेगा? 8 8 64 होता है, तो 8 बार में कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा मेरा 8%। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजली निकल गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है, मान लो कोई, ठीक है, सेलर है, बेईमान है, वो डिसऑनेस्ट है, वो अपने सामान को ना 22% कह रहा है कि हम लॉस पे बेच रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हम 35% जो है हल्के वजन का उपयोग करते हैं, तो उसका लाभ होगा कि हानि होगा? एक बात बताओ मेरे को। इसका सिंपल सा फंडा है, जितना बोलता है ना कि हम वो घाटे पर बेच रहे हैं, तो क्या करोगे? वो इंसान कह रहा है हम 22% घाटे पे बेच रहे हैं, ठीक है, यो समझ लो कि वो प्रॉफिट मार रहा है उसमें से, लेकिन कितना मार रहा है? या फिर ना मैं आपको इसको बेसिक से समझाता हूँ, मैं शॉर्टकट समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। एक चीज समझो, मैं आपको समझाता हूँ, जो चीज ना इसे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या है ना कि हम 22% घाटे पे बेच रहे हैं, तो मतलब ये क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं कि 22% घाटे पे बेच रहे हैं ना, तो कितना में बेच रहे हैं पहले ये बताओ उसको आप। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है? हम 22% घाटे पे बेच रहे हैं, मतलब 100% में से तुम 22 घटाओगे, मिलेगा 68। तो ये कहता है कि हम 78 इतने में बेच रहे हैं, ये इसकी सेलिंग प्राइस हुई। लेकिन ये साइड से चोरी भी कर रहा है, 35% क्या कर रहा है? हल्का चीज यूज कर रहा है वो। तो कॉस्ट प्राइस उसको मान लो जितना वो ठग रहा है, तो 100 में से उतना परसेंट घटा लोगे, मतलब ये इतने में कॉस्ट प्राइस। देखो जितना खुद का वो नुकसान बता रहा है, वो जितना परसेंट बता रहा है, उसको 100 में से घटा दोगे तो उसकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। और जितना परसेंट वो डिसऑनेस्ट बन रहा है, जितना परसेंट चुरा रहा है वो 35%, वो उसकी कॉस्ट प्राइस। मतलब 65 में खरीद के वो 68 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने की भाई? 13 रुपीज की। तो ये 13 जो है सेलिंग कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा ये निकाल लो। 13 पचे 65, ये 20 बार में कट गया, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट कमा रहा है वो। डी के अंदर ये चीज छुपा है। क्लियर है ना? चलो आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है तुमसे? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो साइन के पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 5 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब भी इस फॉर्म में वैल्यू देना तो आप चुपचाप आंसर कर देना वही जो इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कोई शक नहीं। अब बोलोगे इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हैं। देखो भाई, हम कहेंगे इसको साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा को क्या कह सकते हो आप? कहोगे बटा में साइन थीटा बराबर 2। यही ना फॉर्मूला होता है जिसको आप क्या कह सकते हो? x प्लस 1/x की वैल्यू 2। मैं मान लो कि साइन को x मानता हूं, तो इसको भी x मान लेता हूं। तो भाई मैंने x को 1 माना, x को 1 मानता हूं, तब ना 1 प्लस 1 जोड़ूंगा तो 2 मिलेगा। तो इसका मतलब मैं 1 का पावर 5 करूं, 1 का पावर 5 करूं, तो भी मेरे को 2 ही मिलने वाला जोड़ने पे। सिंपल। तो इस फॉर्मेट में जैसे भी रहे, ठीक है, कॉस का सेक के दे साथ दे, टेन का कॉट के साथ दे, तो वही वैल्यू लिख देना जो राइट साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिया हो। इस सवाल को सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसके लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे भी है 0.04 डिवाइडेड बाई 0.05 ऑफ, तो इसको सिंपली ना 4/5 मान, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके, इसको आप इतना मान लो, और इसको करोगे तो क्या मिलेगा? 3 3 9 और 1 10/3 माइनस, फिर 2 दूनी 4 और 1 5/2 डिवाइडेड बाई, ये लिखोगे 1/2 इंटू 4 और 1 5/4। ठीक है, अब ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/45। ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये चीज। अब देखो इसको पहले सॉल्व करेंगे बिकॉज ये ऑफ था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/8। ओके, 5/8
8 में कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसको अभी तुम साइड में रखो, इसको 4/5 को ना इधर साइड में रखो, इसको बाद में देख लेंगे उसको। अब पहले इस ब्रैकेट को तुम साइड में सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 2 तिहाई 6 15, मतलब 5/6 आ गया। मतलब मेरे को 5/6 और इसको ना मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये उल्टा हो जाता है, 8/5 हो जाएगा। तो 5 5 कट जाएगा, 2 चके 8, 2 तिहाई 6, मतलब इसकी वैल्यू 4/3 मिली मेरे को, 4/3। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इनका एलसीएम 45 हो जाएगा, 9, ठीक है। 15 तिहाई 45 होता है ना, 15 + 1 16, मतलब ये हो जाएगा मेरा 16/45। तो मैं यूं लिख सकता हूँ 4/3 इंटू 45/16। और एक चीज मेरा यहाँ पे था 4/5, क्या मेरा ये सॉल्व करने पे आंसर आ सकता है, मैं करके देखता हूँ। ये 4 चके 16 तो कट गया, और ये 5 3 15, 15 इंटू 3 45, 3 बार में मेरा कट गया, 3 है क्या, ऑप्शन सी के अंदर है। अगर बहुत ही इसको मतलब आराम आराम से करोगे ना, पेशेंस के साथ, तो ये चीजें एक बार में बन जाएंगी। अगर थोड़ा भी हड़बड़ा जाओगे ना चीजों को लेके तो एक बार में नहीं बनेगी ऐसी चीजें। आगे आ जाओ, कह रहा है tan a की वैल्यू अगर तुम्हारी 4/3 है तो sin a की वैल्यू बताओ। देखो ये लाइन दे के आपको कंफ्यूज कर रहा है, इस पे फोकस ही मत करो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ट्रिपलेट नंबर 3 4 5 का होता है ना, तो ये हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हमारा 4/5, ऑप्शन डी के अंदर है। ठीक है, ये जो बीच में आपको देके कंफ्यूज करा है ना, उस पर फोकस मत करो, सिंपली इसकी ये ना आप ट्रायंगल पे लेके आ जाओ, उसको चीजें जल्दी बन जाएंगी। ट्रायंगल पे लेके नहीं आओगे तो फिर जल्दी नहीं बनेगा वो। 9th नंबर देखते हैं हम लोग, कह रहा 15 24 35 और 54 का एलसीएम निकालो। ये चीज आप खुद से करोगे, ये आपके लिए है, ठीक है। वीडियो को रोक के सॉल्व कर लो, बिकॉज एलसीएम निकालना मैं यूं तो नहीं सिखाऊंगा ना कि ऐसे बैठ के आप एलसीएम निकालो, ऐसे बैठ के निकाल लो अब आराम से। पहले किस चीज से, 3 से ले जाओगे, ले जाओ, फिर 3 के बाद 2 से पहले ले जाओ, फिर 3 से ले जाना, फिर 5 से ले जाना, चीजें बन जाएंगी। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 75 60 आ जाता है। ये तो बहुत बच्चा का है, लेकिन बच्चा लेवल का, लेकिन टाइम टेकन है, एग्जाम में दे सकते हैं टाइम कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, चलो क्या करें, एक चुनाव में एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 5% अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि कुल मतदाताओं की जो संख्या है 1,46,000 है। सही है भाई, मेरे को बताओ टोटल वोट कितना है, बोलोगे 1,46,000 है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे ना इनवैलिड कितना हो गया, मतलब बेकार कितना हो गया, बोलोगे 5%। तो मेरे को पूरा का 5% निकालने का है, यही है ना। तो मैं ये 0 0 कटा लूंगा यहाँ से, तो 6 1 0 बचेगा, फिर 6 5 30, 14 5 70, 3 73, तो 73,000 वोट जो हो गया बेकार हो गया। तो सही वोट जिसको हम वैलिड वोट के नाम से जानते हैं वो कितना बचा, तो बोलोगे 1,46,000 में आप चुपचाप 73,000 घटाओ, सवाल जवाब मत करो। ठीक है, तो 7300 घटाओ, नॉट 73,000, तो इसको घटाओगे तो मिलेगा 1,38,700। ये वोट जो तुम्हारे हैं बिल्कुल भी वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, जो वोट सही हैं। अब वैलिड वोट का उसको 75% मिला, ठीक है, तो वैलिड वोट के 75% मिले तो कितने वोट मिले, ये चीज बताओ आप। तो भाई 1,38,700 का 75% निकालोगे, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, 1,387 इंटू 75 कर लेना है, जो वैल्यू आएगा निकाल लो। इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सी वाला 1,04,025। ठीक है, चलो बोलोगे इतना फास्ट कैसे कर रहे हो आप, मैं कोई कैलकुलेटर माइंड में नहीं रखा हूँ, मैंने इन सवाल को आपको पढ़ाने से पहले मैं मेहनत करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तब आता हूँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में सही से पढ़ सकूँ, ऐसा ना हो कि फ्रेश चीज़ों में कुछ चीज़ छोड़ दूँ, भूल जाऊँ। ठीक है, मैं खुद हो सकता है ना कि पहली बार कोई चीज़ आती है ना, तो मैं खुद रुक रुक के पढ़ूंगा आराम आराम से, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। नई चीज़ें जो इंसान पहली बार पढ़ता है वो ऐसे ही पढ़ता है एकदम बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली। ठीक है, आगे देखो, एक कुरियर की दुकान पर 8 पार्सल की वजन है 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम। ठीक है, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg, 0.5 kg, उनका एवरेज बताओ क्या है। भाई यहाँ पे एक काम करो, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप देखो
जिस चीज को ग्राम में दे रखा है इसको क्या लिख सकते हो, 0.95 लिख लो, क्या ही दिक्कत है। जिसको कह रहा है 750 तो 0.75 ग्राम कह लो, उसको जोड़ लो सबको। 8 पार्सल है ना, पहले वाले का 1.5 है, 1.25 है, 1.35 है, 750 ग्राम को 0.75 लिख लो, 950 को 0.95 लिख लो, यही ना। और एक है 0.07 सॉरी 0.7 है, ठीक है। फिर हमारा 0.4 है, ये भी 0 कर सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें। 0.5 कर लो, ठीक है। अब इनको बैठ के आप हिसाब किताब कर लो, जो आ रहा है जोड़ लो आप, इनका जो भी वैल्यू आता है आप इनको जोड़ोगे, जो वैल्यू आएगा टोटल नंबर से डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर लोगे, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.4 हो जाएगी। तो 7.4 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू होगा कह सकते हो 74/80 या फिर 74 × 10, जो भी कहना है कह लो आप इसको, ठीक है। या फिर आप इसको यू भी कर सकते हो कि 0.4 kg है ना, सॉरी 7.4 kg जो है ना, तो इसको मैं ग्राम बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7400 हो जाएगा। अब कर लो 8 9 72 और 9 जब आएगा तो फिर कुछ रिमाइंडर मिलेगा, तो रिमाइंडर के हिसाब से फिर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 925 हो जाएगा। ये चीज आप लगा लो। कब तक कैलकुलेशन करोगे बैठ के, कुछ सेंस वेंस भी यूज करना होता है कभी कभी, ठीक है। आगे देख लो, कह रहा है 10% 7% कि 2 लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपीज है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये चीज बताओ। बोलोगे इस सवाल में क्या, देखो 2 लाभ है 10% और 7% के बीच के। अगर मान लो कोई चीज का ना सेलिंग प्राइस में कर रहे हो आप, तो x का 110% और उसके 107% के बीच का जो डिफरेंस है बचा तुम्हारा 6 आ रहा है, मतलब x मान लो इसके, तो 3x/100 की वैल्यू तुम्हारी 6 है, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200। कोई लफड़ा नहीं, हमने मान लिया x पे अगर 10% बढ़ाएंगे, एक बार 7% बढ़ाएंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो x पे x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितना आराम से निकल गया ये। फिर कह रहा है एक दुकानदार 55 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 65 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगा दोगे ना, 55 वाला है 70 वाला है, मिक्स करने पे 65 मिलेगा, जो ऑफिशियल मॉक के अंदर मैंने रूल सिखाए थे। तो 70 में से 65 घटाओगे 5 मिलेगा, और इसमें से 65 में से 55 हटाओगे 10 मिलेगा, तो 1:2 हो जाएगा। तो ये ऑफिशियल, अगर आपने मॉक टेस्ट देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने कराया था, उसके अंदर आपके एग्जाम में था, तब जाके मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आप अगर उसको करके आ रहे हो तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। बिना उसको किए आ रहे हो तो थोड़ा सा चीज बेवकूफ जैसा लग रहा होगा, क्या करा दिया इसने। आगे देखो, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ बताओ क्या है। यदि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से जो भी है, तो मान लो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस 75% अधिक का मतलब 175 कर दो, और इस पे सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, तो डिस्काउंट दे दो तुम इस पे 40% का, मतलब 60% पे बेचोगे, ठीक है। तो 25 सत्य कितना होता है, 7 बार में कट जाएगा ना, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में। तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी हो गई 105, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, खरीदे 100 में बेचे 105 में, तो प्रॉफिट 5% का होगा ना, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने केवल उसी अवधि के लिए 5400 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो उसके द्वारा ली गई राशि जो है वो कितनी है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ली गई राशि पूछ रहा, आप वो भी निकाल सकते हो। आप मान लो प्रिंसिपल मूलधन P है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, 3 साल के लिए आप दे रहे हो, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5400, तो कटेगा क्या 3 से कटेगा ना ये चीज, 3 एकम 3 3 अड़े 24 इंटू 100 मान लो, 6 दूनी 12 6 तिया 18, फिर ये कटेगा यहाँ से 50 बार में, तो P बराबर क्या हो गया 5 तिया 15 पे डबल 0, ठीक है, 000 ना, 50 का भी 0 हो गया ये, और ऊपर 100 के 2 0, तो 15,000, ठीक है। चलो फिर क्या रहा, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 4000 रुपये
पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि बताओ कितनी है। इसको देखो कैसे करेंगे। तो पहले पता है क्या करोगे आप, आपको जो डेटा पहले देखो, सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हो रहा है, क्या दे रहा है, कितना अमाउंट है नहीं पता है, ठीक है, क्या प्रिंसिपल है नहीं पता है, क्या सिंपल वो है, आपको ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट क्या मिला वो नहीं पता है। बट दूसरे वाले में देखो 4,000 रुपये प्रिंसिपल पता है, 2 साल के लिए 10% रेट पे, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो कितना होगा और उसका आधा कर लेना, तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे निकल जाएगा वो। तो सीआई कैसे निकाल लोगे आप भाई, सिंपल है, 4,000 रुपये हैं, ठीक है, 1 प्लस कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है ना इसका, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, -1, यही ना आप निकालोगे यहाँ से। तो 4,000 और ये हो जाएगा 100, 110, और 110 बटा 100 कितना होता है, कहोगे आप 11/10, इसका स्क्वायर करके 1 माइनस कर लो, सिंपल। तो 4,000 इंटू 121 माइनस 100/100, मतलब 0000 कटा लोगे तो ये मिलेगा मेरे को 40 और यहाँ पे 21, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 480 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कि इसका आधा, मतलब 420 हो जाएगा। सवाल में कहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, ठीक है, क्या आपका साधारण ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो 420 हो गया। तो 420 हो गया, साधारण ब्याज पे मान लो P रुपए तुमने रखा था 3 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तुमको मिला 420 रुपीज, ठीक है। तो 24 अच्छा कर दी, 3 से कटा लो, 3 एकम 3, 3 छके 12, ठीक है, 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, और ये 25 बार में कटेगा, और ये 2 से 70 बार में कट गया, मतलब P बराबर कितना हो गया, 70 इंटू 25 हो गया 1750 आ गया। प्रिंसिपल तुम्हारा 1750 था, ठीक है। मैं जो कह रहा था सवाल को पढ़ के अच्छे से समझ के आप कर सकते थे, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा लेंथी जा सकता था, ठीक है। 2 ट्रेनें, एक हावड़ा से पटना और दूसरी जो है ना पटना से हावड़ा एक साथ चलती है, मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो उनका गति का अनुपात बताओ क्या है। तो भाई सिंपल सा है ना, जो स्पीड का रेशियो निकालना होता है वो क्या होता है, √B रेशियो √A कर दोगे आप। ये B रेशियो है क्या, जो इनका टाइम का सीन है, तो आप कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो, पहले वाले का 16 है और दूसरे वाले का 9 है, तो ये 4:3 हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला ही है आपका, कहाँ है, B के अंदर है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको। कह रहा है एक नाविक जो है धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो स्थिर जल में 5 मिनट जाने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या है ये बताओ। तो बोलोगे देखो कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है, वो धारा के विपरीत नहीं, धारा की दिशा में कहा 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में। तो भाई 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, और मैं इसको क्या करना चाहता हूं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ओवरऑल क्या हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम हो गई। अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, तो अप स्ट्रीम जा रहा है वो बच्चा 2 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में उसमें कितना समय लगेगा। तो भाई एक बात बताओ, स्टिल वाटर के अंदर स्पीड कितना हो जाएगा उसका, खुद से एज्यूम कर लो। तो क्या होता है D+U/2, मतलब 6+2/2, मतलब 8/2, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से 5 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा उसका, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब 5 बटा में हो जाएगा 4, तो यही हो जाएगा। अब 1 कुछ होगा ना, तो आपने इसको याद, तो आप टाइम को 60 से मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो यहीं पे, ठीक है। तो 75 मिनट लग जाएगा आपको, और 75 मिनट किसको कहते हैं, 1 घंटा 15 मिनट को, तो 1 आवर 15 मिनट, ऑप्शन सी के अंदर है। चलो फिर कह रहा है 3 संख्याओं का योग जो है 98 है, ओके। मान लो कोई ABC है, इसको आप ऐड करोगे 98 आता है। तो पहली दूसरी संख्या 2:3 है, मतलब A/B अगर करोगे तो 2:3 मिलेगा, और दूसरी तीसरी बोले तो B/C करोगे तो 5:8 मिलेगा। दूसरी संख्या क्या है, तो आप इसको ABC निकाल लो यहाँ से,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी मिलेगा 15, और ऊपर नीचे करेंगे सी मिलेगा 24। तो मान लो हमारा ए जो है ये है 10x है, बी हमारा 15x है, सी हमारा 24x है जिसकी वैल्यू 98 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 49x बराबर हो जाएगा हमारा 98। तो ये 2 बार में कट गया, x की वैल्यू 2 है। तो कहा है क्या दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी हमारा 15x है ना, तो 15 × 2 30 हो जाएगा। ठीक है, खाली थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं, बाकी चीजें इजीली अपने आप बनते चल जाएंगी लॉजिक लगाओगे तो। 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी टंकी भरने के लिए ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो ए को टंकी को अलग अलग भरने में कितना समय लगेगा? देखो ए और बी मिलकर उसको 4 घंटे में भर सकते हैं, और अलग अलग भरेंगे ना तो बी को क्या कर रहा है भरने में ए से 6 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मान लो ए को x घंटा लगता है तो बी को कितना लगता है? ए से 6 घंटा ज्यादा, तो x + 6 लगता है। तो दोनों मिलकर भरेंगे तो x × x + 6 डिवाइडेड बाई x + x + 6 = 4 आवर्स मिलने चाहिए। तो ये क्या मिल जाएगा आपका? x² + 6x बटा में ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, = 12। अब मेरे हिसाब से पता है मैं x की वैल्यू को ऑप्शन से देखना ज्यादा बेटर समझूंगा। अब पूछ ही रहा है a की बताओ कितना टाइम लगेगा, तो a को मैंने x माना है, तो मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं यहाँ पे तो मेरी वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। तो 1 + 6 कितना होगा? 7। 7 किसी से कटेगा नहीं। 2 में रखूंगा तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 4 18 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो भाई, तो 2 दूनी 4, 4 6 10, तो 10 से कटाओगे 1.8 आएगा, 4 आएगा नहीं, तो 2 घंटे भी नहीं हो सकते हैं। अब क्या रखूंगा मैं? 6 रखूंगा अगर सी ऑप्शन में, तो 36 + 36 कितना हो जाएगा? 72, और 6 दूनी 12, और ये कटाओगे 6 दूनी 12 और 12 6 18, तो 18 6 72। तो मतलब मैं x की वैल्यू अगर 6 रखता हूं तो मेरा ऑप्शन ये बिल्कुल भी बन जाता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं यहीं पे ऑप्शन से चला जाऊंगा, ये चीजें काफी इजीली बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन से भी चीजों को करने की कोशिश किया करो, सवाल आसान हो जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो वही सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका आपका काम है HCF निकालोगे। HCF निकालना बहुत आसान है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। लाइक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 कर लो, या फिर आप अपने बेसिस पे करोगे ना तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या है? 3 में क्या कॉमन है? तो 3 के पावर 4 कॉमन है, और यहाँ पे कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो बस 3 के पावर 4 को रहने दो। 3 के पावर 4 क्या होता है? 81, तो इनका HCF 81 हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि ये मेथड सही नहीं लग रहा, मेरे को ऐसे बनाना चाहिए 3 8 8 8, 3 9 6 9, तो एक बार में कटा देते 3 8 8 8, तो ऐसे भी बना लेते आप। अब जाके 81 से कटाते तो ये वाला वैल्यू पूरा कट जाता है जितने बार वैल्यू कटे आप। ठीक है, तो 81 इसका HCF हो जाता। 22 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कह रहा है फटाक से। 2 कार को बेच रहा है वो, ठीक है, 60,000 के हिसाब से। एक को उसने 20% लाभ पर बेचा, जबकि दूसरे को उसने 20% हानि पर बेचा। तो उसका कुल लाभ या हानि बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई प्रॉफिट में है कि लॉस में है। देखो जब भी, अब 60,000 को इग्नोर करो, जब भी ऐसा हो ना कि सेम प्राइस पे दोनों चीजों को बेचे, तो R1 - R2 - R1 × R2/100। अब ये माइनस हमेशा रहेगा नहीं, एक प्रॉफिट और एक लॉस है तब माइनस रहेगा। तो 20 - 20 × 20 20 × 20/100, ये तो 20 कट जाएगा, ये 0 0 कट के मिल रहा है -4। अब माइनस में है तो इसका मतलब यहाँ पे 4% का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, चलो कह रहा 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में लड़ा और क्रमशः इतने वोट जीते। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का कितना % मिला? ले बोलोगे क्या हो गया सर? तो अब ये कहोगे ना सर कैलकुलेशन आ गया, मतलब टोटल वोट कितना है उसका? 136 7 6 3 6 1 1 6 2 8, इनको ऐड करोगे 20,300 मिल जाएगा। अब जो जीता उसको कितना % वोट मिला भाई? तो जीता उसको मिला है इतना वोट, तो जीतने वाले को ऊपर रखा जाता है हमेशा। अब ये कितना % है? 0 0 कटेगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या है?
क्या ये किसी चीज से कटेगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं कटेगा, बिकॉज तीन, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 आ रहा है तो ये डेसिमल में वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि 3 को किसी भी चीज से गुना करोगे, 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18, तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, और 6 तो किसी का यूनिट डिजिट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी चीज से करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा नहीं, तो 6 यूनिट डिजिट रहेगा तब ना 8 यहाँ पे है तो कटता। ऑप्शन में किसी के पास 6 यूनिट डिजिट नहीं, या फिर डिवाइड करके देख लो, नहीं कटेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, ये डेसिमल में आएगा, तो आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करो, जिसकी वैल्यू आती है 57.3%। ठीक है, जो नियरेस्ट वैल्यू है 57%। तो आप नियरेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डालोगे, और ऐसे सवाल आपके मॉक के अंदर भी नियरेस्ट वैल्यू वाले डाले गए थे, ऑफिशियल मॉक के अंदर। तो इस चीज से घबराना नहीं कि नियरेस्ट वैल्यू में आ रहा है, तो नियरेस्ट वैल्यू जो होगी नजदीक में उसको आंसर करना। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कह रहा है 660 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बोलो ये भी ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज बताओ, तो बोलोगे 2πRH, जिसकी वैल्यू है 660। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस दे रखा है, नहीं दे रखा, हाइट दे रखा है 15 दे रखा है, 660 कर लो। 22 से कटाओगे ये मिलेगा, 30 बार में कटेगा। 15 इंटू 2 कटाओगे, 30 कट जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, नीचे का 7 चला जाएगा उधर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, 22/7, 7 इंटू 7, और हाइट तुम्हारी कितनी यहाँ पे 15, 7 7 कटेगा, 22 इंटू 7 इंटू 15 कर लो आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, या फिर 7 दूनी 14, 5 6 के 20, और सबका यूनिट डिजिट तो 0 0 ही है, फिर लोचा थोड़ा सा होगा। अच्छा समझो इसको कैसे करेंगे, आप ना 15 को और 22 को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, मतलब 330 आ जाएगा। 330 इंटू 7 करोगे, 7 0 हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 23, तो 2310 है क्या, ऑप्शन में सी है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा तरीका अपनाना होगा, अदरवाइज लफड़ा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में। चलो आगे देख रहे हैं, अरविंद के पास जो है ना 650 किलोग्राम गेहूं है, ओके, जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर और बाकी के हिस्सा 19% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल मिलाकर 15% लाभ होता है। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेची गई गेहूं की मात्रा कितनी है? ओके बच्चा देखो, पहले वाले को 9% पे बेचता है, दूसरे वाले को 19%। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के अंदर था ऑफिशियल, और ओवरऑल बेचने पे 9% का नहीं, 19% का नहीं, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का, ये रहा। तो अब यहां से कैसे निकालोगे, 15 में से 19 में से 15 घटाओगे 4, और 15 में से 9 घटाओगे 6 बन जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो कह रहा है भाई बताओ 9% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 9% वाले से निकाल लो, 2/5 इंटू 650, 13 दूनी 26, 260 केजी बेच रहा है वो। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन मैंने कराई थी, खाली डेटा अलग था, आपके ऑफिशियल मॉक टेस्ट के अंदर था, और वैसा ही क्वेश्चन मैंने सेट करके आपको इधर दे दिया। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, तो फिर मस्त रहो, आपको वही चाहिए ना जैसे एग्जाम में दे रहा है, तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन डाला एग्जैक्टली। आगे देखो, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ओके, फिर कह रहा है आपसे कि 500 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की बताओ वो क्या है? तो भाई जब भी कोई ट्रेन सुरंग को पार कर रही है, ब्रिज को पार है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों की लेंथ को जोड़ देते हैं, दैट इज डिस्टेंस। अब टाइम कितनी है, 40 सेकंड का, स्पीड अपने को पता नहीं है, पहले स्पीड निकाल लेंगे हम। 680 निकल रहा है बटा में 40, ये स्पीड निकाल लो, 17। ठीक है, अब 17 मीटर पर सेकेंड है ना, तो किलोमीटर पर सेकेंड में कैसे करोगे, 18/5, 17 इंटू 17 289, और एक बार 17 ऐड करोगे तो 6 9 1 10 300, 6/5 कर लोगे, और 5 6 का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 61.2। बोलोगे इसको इतना जल्दी कैसे किया, 17 इंटू 18। देखो 17 इंटू 18 को गुना करने के लिए पता है क्या करना होता है, 18 जो है 17 के करीब है ना, तो 17 इंटू कितना कम है, 17 कितना ज्यादा है, तो 17 + 1 है, तो मतलब तुम 17 इंटू 17 कर लो 289, और एक बार 17 जोड़ दो, तो वो वैल्यू आ जाएगी। लाइक जैसे क्या है ना, आपको मैं सिखा रहा हूँ, देखो ये तो अलग चीज है, समझ में आ गया होगा। अगर मान लो 17 इंटू मान लो 19 रहता तो क्या करते, 17 इंटू 19 रहता तो
तो भाई 19 क्या है, 17 प्लस 2 है ना, तो 17 इंटू 17 289। अब 2 बार 17 को तुम जोड़ दो, जिसका स्क्वायर किए उसको 17 को 2 बार जोड़ोगे 34 होता है। अब जो वैल्यू आएगी उसको लिख दो, आपका आंसर हो जाता है। ये तरीका थोड़ा सा फॉलो किया कर। अब कह रहा है देखो साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35, तो ये वैल्यू है। ओके, तो ये क्या कह रहा है आपसे, +3 tan 25 प्लस tan 65 की वैल्यू निकालो। ये तो कतई इजी है, मैं बोल रहा हूं इसको मुंह जुबानी कर लोगे आप, ठीक है। देखो अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां पे ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर 39 प्लस, अब 90 माइनस थीटा मतलब 39 है, तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर 39। वहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलोगे कॉस थीटा होता है, तो मैं यूं लिख सकता हूं ना, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा होता है यहाँ पे, कॉस नहीं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35। तो इसकी भी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, 1 + 3 इंटू tan थीटा 1 इंटू थीटा 2, जोड़ने पे अगर क्या है ना, अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और दोनों थीटा को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ाया गया, तो इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस सवाल को देख के ना बच्चा घबरा जाता है, बट हमने जो अपने बैचेस के अंदर या फिर यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ट्राइगोनोमेट्री में ऐसी चीजों को कराई है। मैंने कहा था ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना बच्चा घबरा के छोड़ देता है, और हमसे जो बच्चा एक बार पढ़ा होगा ना बैचेस के अंदर, वो फोड़ रहा होगा ऐसे सवालों को, मतलब देखेगा ठोक देगा आंसर, ठीक है। उसको मैंने जितना किया वो नहीं करेगा, वो सिंपली बोलेगा देखते देखते इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 + 3 4, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर करके निकल लेगा वो, जो पढ़ा होगा हमारे से। अब कह रहा निम्नलिखित, या फिर कहीं और से भी पढ़ा होगा, इस कॉन्सेप्ट को जानता होगा, तो वो 5 सेकंड के अंदर कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है भाई। अब देखो यहाँ पे चीज समझने वाली क्या है, अब इसको पॉइंट में बदलोगे, नहीं इसको पॉइंट में नहीं बदलो। अब देखो सबका हर डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो दोनों सबके बीच का डिफरेंस देखो क्या है, तो ये 3n के बीच का डिफरेंस, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो भाई जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा, अगर हर सबसे बड़ा रहेगा तब, अंश से बड़ा रहेगा तब, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा तब, ठीक है, तो जिसकी डिफरेंस सबसे छोटी रहेगी वो वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा। तो ये 5:6 हो गया। अब लोग ये सब कहां से लाते हो, लाते क्या, रूल है मैथ का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसे उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 10% ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या हो सकती है। ठीक है भाई, चलो ये आपको थोड़ा सा अड़भंगी टाइप का लग रहा होगा, क्या दे दिए। देखो क्या कह रहा है, मान लो एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर आपको ना सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, और वो क्या कह रहा है कि तुमको छमाही दे रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए नहीं, आधा साल के लिए, सिंपल, ठीक है ना। तो मान लो कितना, और पूरा पैसा नहीं है, प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है 10% पे, और टाइम कितना कह रहा है, हाफ साल, ये कह सकते हो ना, हाफ ईयर के बेसिस पे दे रहा है। तो फिर कह रहा है 6 महीने के हिसाब से दे रहा है, तो पूरा साल का बताना है, तो 2 बार निकाल लेंगे हम। पहला बार 100 रुपए पे 10% के हिसाब से 1/2, 100 कटा दोगे तो पहले साल का कितना हो जाएगा 5%। अब 6 महीने के बाद तुम्हारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 5, मतलब अब 105 रुपए हो गया तुम्हारे पास। अब वो जो इंटरेस्ट बनेगा 105 रुपए पे बनेगा 10% के हिसाब से, आधा साल का, बाकी का आधा साल का। तो ये 2 × 5 = 10 कट गया, ये 5 से कटाओगे 5 दूनी 10, और ये कटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 2.1, या फिर हमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया है, इसको देख लेते हैं फिर से। कटेगा यहाँ से, कट गया ये तो ठीक ठाक। अच्छा ये हमने 100 कहाँ से कटा दिया, रुको, इसको हमने कटा ही दिया अड़भंगी तरीके से, सब कुछ ठीक ठाक लिखा था, कटा दिया था गलत। 105 × 10 × 1/2 बटा में 100, ठीक है। ये 2 × 5 = 5 कट गया, ये तो ठीक कटाया, 5 दूनी 10, ओके। अब ये 20 से कटाओगे तो 20 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा ना, 20 × 5 = 100, इतना क्या करना है। फिर डेसिमल करोगे
तो फिर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, फिर एक बचेगा तो 20 पचे 100, तो ये 5.25 बच गया। तो टोटल क्या रहा है ब्याज बताओ कितना मिला, तो बोलोगे सर 5.25 तो नहीं है। अरे भाई ये तो 6 मंथ का ये है और 6 मंथ का ये है, तो पूरे साल का कितना हो गया 5 + 5.25 मतलब 10.25। छमाही कह रहा है जिस हिसाब से वो, तो ऐसे ही बनेगा, मतलब आधा साल का पहले आप इंटरेस्ट, आधा साल में इंटरेस्ट देख लेगा और तुम इंटरेस्ट नहीं दिए तो उसको ऐड करो अमाउंट के अंदर और देन जाके अब उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, चलो कह रहा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब 4 मेल प्लस 6 फीमेल किसी काम को ना 8 डेज के अंदर कर सकते हैं, जबकि 3 मेल और 7 फीमेल्स उस काम को ना 10 डेज के अंदर कर सकते हैं। ओके, अब तो पहले फिर 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करो, 2 × 8 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 16 मेल प्लस 24 फीमेल इज इक्वल टू 15 मेल प्लस 7 × 5 35 फीमेल। ओके, ये 15 मेल ले जाके माइनस करोगे तो सिर्फ m बचेगा इधर, 24 में से इधर घटाओगे तो 11 फीमेल बचेगा। ओके, मेल रेशियो फीमेल की वैल्यू हो गई 11:1। ओके, किसी एक वैल्यू को लेके तुम 10 फीमेल के साथ रिलेशन निकाल लो, नहीं ऐसा मैं गलत नहीं बोला कुछ, मतलब मैथ का रिलेशन निकाल लो। ठीक है, 4 मेल प्लस 6 फीमेल की वैल्यू जो है वो ले लो और 10 फीमेल उस काम को x डेज में करेंगी ऐसा मान लो, और मेल के जगह पे तुम 11 रख लो, तो 11 × 4 कितना हो जाएगा 44, और 44 फीमेल की जगह 1 रखोगे तो 6, तो 44 × 6 50 हो जाएगा, इंटू 8 और फीमेल की जगह एक ही रखोगे ना तो x, तो 0 कट के 8 × 5 40 डेज। ठीक है, तो ये आपका टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ने के लिए है टॉपिक। आगे देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया, फिर बी चला गया, फिर अन्य 20 दिन के बाद ए बचा हुआ काम को ना पूरा कर लेता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज पूछ रहा है आपसे। तो इसका एक शॉर्टकट समझाऊं मैं आपको, आप बेसिक से बनाते रहो। देखो, ए और बी 30 दिन तक काम करते हैं मिलकर और 1/30 काम उन्होंने किया, तो 20 दिन में टोटल कितना काम किया ये बताओ, तो बोलोगे सर कुछ नहीं 2/3 आ गया, 2/3 काम कर लिया, तो अभी कितना वर्क बाकी है, तो एक काम में से 2/3 काम घटा दोगे तो 1/3 काम बाकी है, तो रिमेनिंग जो काम बचा उसको अगले 20 दिन के अंदर कौन कंप्लीट कर रहा है, ए। मतलब ए जो है ना 1/3 वर्क को 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा वो, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 20 दिन, तो ए पूरा काम को 60 दिन में कर लेगा अकेले, अगर करना होगा शुरू से लास्ट तक। तो ये है डेंजरस मोड कहते हैं इसको। अगर इस तरीके से सोचोगे ना तो बिना पेन उठाए बनेगा आपका, इमेजिनेशन के हिसाब से। आधा काम 1 लाइन लिखोगे, 2 लाइन इमेजिनेशन होगी। ठीक है, फास्ट भी बनेगा मैथ। अब देखो क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियों की गति जो है ना, गति के बीच का रेशियो 7:8 है। ओके, ये फिर कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहले की स्पीड बताओ। अरे सिंपल है ना, देखो S1 S2 क्या है 7:8 है, तो पहला का कह रहा है नहीं, सेकंड वाले का S2 का कह रहा है 400 घंटे में 400 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड कितना है उसका 100 किलोमीटर। तो फिर ये वैल्यू मान लो ना, पहले वाले का 7x दूसरे वाले का 8x, तो भाई 8x की वैल्यू कह रहा है 100 है, सिंपल 4 दूनी 8 और ये 25, तो x की वैल्यू हो गई 25/2। तो पहले वाले का बताओ कितना है 7x, तो 7 × 25/2। कोई शक नहीं, तो बोलोगे हाँ सर शक तो है। बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना डेसिमल में वैल्यू आएगा, डेसिमल में ऑप्शन है नहीं, डेसिमल में ऑप्शन है चाचा, ऑप्शन डी में देखो। और मैं कहूंगा मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, मेरे को पता चल रहा है कि डेसिमल में वैल्यू मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली इसको आंसर कर दूंगा। बाय द वे जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4 डेसिमल हो तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17, तो 175/2 करोगे 87.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था, इजीली कर सकते थे आप इसको, डेसिमल में ऑप्शन सारे रहते तो भी। कह रहा है समान लंबाई वाले जो है ना 2 रेलगाड़ियां जो हैं क्या कर रही हैं, समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या है। अच्छा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। रिलेटिव स्पीड के बारे में कभी सुने हो, तो हाँ सुने हैं सर, कुछ लोग कहेंगे हैं हम तो मैथ पढ़े ही नहीं है, तो फिर काहे पीछे हो यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड घटा लेते हैं।
अभी क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड घटा लो। तो दोनों ट्रेन का लंबाई सेम है ना, तो मान लो टी लंबाई है दोनों का। ओके, अब क्या कह रहा है भाई, तो दोनों की स्पीड को घटाओगे रिलेटिव स्पीड को। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टाइम 36 सेकंड में है। 18 दूनी 36, 2t बराबर हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू ये 36 कट गया था 2, तो 2 घटा लोगे तो एक ट्रेन की लंबाई 50 है। तो यही तो है, दोनों ट्रेन की लंबाई 50-50 मीटर है। निकल गई ना प्रत्येक की लंबाई। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन पूछा था, तो ईच ट्रेन की लंबाई जो है 50 हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर ही लिखा था ना समान लंबाई वाली दो ट्रेन, शुरू में ही लिखा था 2 ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ। अब क्या ही सोच रहे हो इसके अंदर इतना। अब देखो, एक कार मालिक जो है 3 लगातार वर्षों में 7.5 रुपए, 8 रुपए और 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपए खर्च करता है, तो पेट्रोल प्रति लीटर औसत बताओ लगभग कितनी है? दिमाग लगाओ भाई। हाँ, तो पहले साल मान लो प्रत्येक साल 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 7.5 रुपए के हिसाब से कितना लीटर पेट्रोल खर्चा निकाल लेंगे। दूसरे साल 4,000 के हिसाब से 4,000 रुपए खर्च किए 8 रुपए के हिसाब से, तो कितना लीटर है उसको डिवाइड कर दो। फिर जैसे क्या होता है ना, मैं बोलता हूँ कि 100 रुपए हमने खर्च किए, ठीक है, और 1 लीटर का मान लो कीमत 5 रुपए है, तो कितना लीटर करोगे? तो 20 लीटर यूज किया। वही ना हम कह रहे हैं, 4,000 रुपए खर्च कर रहे हो, 1 लीटर की वैल्यू 7.5 है, तो कितना लीटर पेट्रोल है ये निकल जाएगा। तो तीनों साल का मिला के कितना पेट्रोल खर्चा किए हुआ ऐसे निकलेगा, और क्या। तो फिर 4,000 है 8.5 रुपए के हिसाब से। अब कहोगे इसको सॉल्व करना इतना आसान है सर? मैं बोलूंगा बहुत आसान है। बोलोगे कैसे? मैं संदीप महेश्वरी नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूँ आसान है। कैसे? इन सब के अंदर क्या कॉमन है? 4,000। मैं कहूँगा 4,000 को ले लो बाहर, ठीक है। ये इसका डेसिमल तुम भूल जाओ, लिख लो 10/75 प्लस 1/8 प्लस 10/50। क्लियर है? बोलोगे हाँ, ये चीज तो समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15×5 = 75, ये 5 दूनी 10 और 17×5 = 85। अब इसको सॉल्व करने का कष्ट करो, बटा पे का जोड़ घटाओ, एटलीस्ट तो इतना करोगे ना। बोलोगे यही आसान है। 4,000 का मैंने लफड़ा निकाल दिया था कि नहीं, 2/15, 1/8, 2/17। बोलोगे निकालने से अच्छा था कि निकालते ही नहीं, और भी डिफिकल्ट हो गया ये तो। हम कह रहे डिफिकल्ट नहीं है, आप ट्राई करो, चीजें आसान हो जाएंगी। बोलोगे कैसे? एलसीएम ले लो इनका, या फिर ऐसे बनाओगे ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जा रहा है, अभी हमारे पास स्पेस भी नहीं बचेगा। मैं इसका और तरीका बताता हूँ, सुनो। तरीका वही रहेगा, जैसे 4,000 पहले साल के लिए जो खर्चा किया था ये, दूसरे साल के लिए जो हमारा हुआ था 8, तीसरे साल के लिए जो हमारा हुआ था वो 8.5। ठीक है, हम डायरेक्टली यहीं पे डिवाइड करते हैं, हम एलसीएम नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो कितना होगा? 433.33। आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब आपका यही काम है ना, क्या देखो, इसको डेसिमल को भूल जाओ, ऊपर डबल जीरो बैठा दो, या फिर इस जीरो को छोड़ के एक जीरो बैठा दो, देन डिवाइड कर लो। 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 100 4 बार में कटेगा, 16 को 3 से डिवाइड करोगे तब जाके ये ऐसे बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा ये। अब ये 8 से करोगे, 8×5 = 40, डबल जीरो, फिर 8.5 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 470.5। ठीक है, तो ये पहले साल इतना लीटर तेल खर्च किया उसने, दूसरे साल मान लो 500 खर्च किया उसने, तीसरे साल 470 कुछ खर्च किया उसने, तो तीनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? ये चीज आप यहां से देख लो भाई, ये 533 होगा ना कि 433। ठीक है, 533 हो जाएगा। आप करके ट्राई करो एक बार, तीनों को सम करोगे कितना आएगा? 1500 के आसपास, 1503। मान लो मैं डिजिट को ध्यान में नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, डिजिट अगर लेंगे तो आएगा 91। अब देखो एक बताओ मेरे को, ये इतना लीटर पेट्रोल है, एक साल में 4,000 खर्च कर रहा है, 3 साल में 12,000 खर्च करेगा वो, तो 12,000 का एवरेज निकालोगे 1503 के हिसाब से। अगर आप इसको डिवाइड दोगे, ये काफी कैलकुलेटिव जाएगा, तब जाके ये ऑलमोस्ट आएगा 7.98 के। ठीक है, तब होगा। ये बहुत ही गंदा लेवल का क्वेश्चन है, अगर ऐसे सवाल आ जाए एग्जाम में तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो बनाओ, अदरवाइज छोड़ दो, बनाओ ही मत इसको, वरना समय बर्बाद कर देंगे। ए ने बी की 3 गोलियां के मुकाबले 5 गोलियां चलाई। ठीक है, ये भी अलग लेवल पे गेम चल रहा है भाई। ए ने फिर, ठीक है, लेकिन ए ने 3 में सिर्फ 1 बार गोली मारी, जबकि बी ने 2 में से सिर्फ 1 गोली मारी। जब बी ने 27 गोली मारी तो ए ने क्या किया? अब देखो भाई, ये सब गोली मारा मारी कर रहे हैं, सवाल को समझो पहले।
इसको ना अगर समझना होगा, सबसे पहले लाइन में ही पूरा सॉल्यूशन छुपा है। ए बी की देखो क्या कह रहा है, ए जो है ना बी की 3 गोलियों के मुताबिक, सॉरी मुकाबले 5 गोलियां, मतलब ए 5 गोली चलाएगा तो बी 3 गोली चलाएगा। तो ए का कितना मानोगे, 5/8, क्यों, दोनों में से जोड़ते हैं नीचे के लिए। बी कितना हो जाएगा, 3/8, ठीक है। तो मान लो ना टोटल एक्स है ये 5x 3x मान लो, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, ए ने 3 में से सिर्फ एक बार गोली चलाई, तो 5/8 में से उसने 3 में से एक बार गोली चलाना, मतलब 1/3 गोली चलाई। ओके, ये चीज तो क्लियर हो गया ना। ए ने क्या किया, 1/3 चलाया, और वही बराबर किसके, बी के। तो बी का क्या था भाई, 3/8 जो था, लेकिन बी ने क्या किया, 2 ही गोली चलाई, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है, बी ने क्या किया भाई, 2 ही गोली चलाया। तो बोलोगे कैसे, एक बात बताओ। अच्छा, बी को भी साइड करो, बी को भी साइड करो। ए ने खाली ए के बारे में पूछा है ना, तो ए के बारे में वर्क करते हैं। ए ने टोटल कितनी गोलियां चलाई, तो 5/24, ये ए के लिए हो गया, ठीक है। अब मेरे को बी के बारे में पूछना होगा, तो बी का क्या करोगे, बी का इधर लिख लो कि बी ने भाई 3/8x में से एक बार में सिर्फ 2 गोली चलाई उसने। तो मेरे को मिल गया क्या, ये मिल गया भाई 3/16 शॉट्स। ये चीज समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, ए ने क्या किया, 5/24 शॉट्स, और बी ने 3/16 शॉट्स किए। और क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ने कितनी शॉट्स चलाई, 27 गोलियां चलाई, मतलब 3/16 x का वैल्यू जो है ना, 3x/16 की वैल्यू 27 है। तो 3 9 27, x बराबर हो जाएगा 9 × 16, ठीक है। 9 × 16 होता है 144। तो कह रहा है ए ने कितनी हत्या की, तो ए ने 5x/24 की थी, तो 5 × 144/24, ये 6 से कटेगा ना, तो 6 5 30। ए ने 30 हत्याएं की, 30 बर्ड्स मारे, चाहे कौवा मारा चाहे कुछ मारा, 30 मारा। ये एक अलग लेवल पे चल रहा है सवाल, ठीक है। आगे देखो, जब एक प्लॉट 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना पे बेचा जाएगा, 15% का हानि का मतलब क्या है, उसको 85% पे बेच रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 18,700। अब भाई 15% लाभ का मतलब 115% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 18,700 कह सकते हो ना, और बटा में 100 × 115। इस चीज को सॉल्व कर लो। कोई शक, हमने उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है, इसको हमने उल्टा लिख दिया, 115 × 100। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा फटाक से। देखो ये गलती फॉर्मेशन किया है मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में, मेरे को 85% नुकसान को भी ध्यान में रखना है ना। तो आप एक स्टेप में बढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं किसी चीज की वैल्यू 85% की लगा रहा हूँ 18,700, और मेरे को वो 15% प्रॉफिट पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18,700/85, 1% की। लेकिन मेरे को 115% की चाहिए, मेरे को 15% का प्रॉफिट चाहिए। तब जाके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा 25,300, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं स्पीड में सोच रहा था खत्म कर दूं, उसी में उल्टा पलटा लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। समतल भूमि पर जो है ना, पी के शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई 100 मीटर है तो मीनार के पास से बिंदु पी की दूरी क्या है। मान लो एक ये मीनार है, ठीक है, ओके। मीनार का सिर, देखो समतल भूमि पर बिंदु पी, मान लो यहाँ पे बिंदु पी से शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई मान लो 100 है। तो भाई पी बिंदु क्या है, मान लो ना मीनार का ये इस वाले मान लो ए है, ए से बी तक, पी तक का डिस्टेंस बताओ क्या है। तो मान लो ये बी है, ए पी बी ट्रायंगल है जिसका ये वाला पार्ट 100 है और ये एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री। बेस पूछ रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और 100 बटा में h कर लो, तो क्या हो जाएगा भाई, h बराबर हो जाएगा 100√3। कोई शक नहीं। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो कह सकते हो 173 सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी है, ऑप्शन सी के अंदर है। 38 कह रहा है 1 घंटे में एक नाव जो है ना धारा के अनुकूल चल रही है। कोई शक नहीं। 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति बताओ क्या है। बोलोगे कोई बड़ी चीज थोड़ी है। देखो क्या कह रहा है, 1 घंटे नाव की धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम 11 का स्पीड जा रहा है, अप स्ट्रीम 12 जा रहा है। तो बोट का स्पीड क्या होता है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मैंने वो सिखाया ना, 11 + 5 = 2,
8 किलोमीटर पर आवर। ये तो इजीएस्ट था, ठीक है ना। चलो स्थिर जल में पूछा है ना होगा चाल तो। 39 कह रहा है एक ट्रेन 2 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करती है तो इसकी गति क्या है? 2 घंटे में 60 किलोमीटर तो सिंपल है ना, डिस्टेंस बटा में टाइम दैट इज 30 किलोमीटर। ये तो मुंह जुबानी कर लोगे आप। अब यही पूछता कि मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट उतना नहीं पूछा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगा? तो ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी, यही ना, जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो 15 इंटू 12 और ये कितना होता है? 27। 3 9 27, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 12, 20/3। और इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 400 मिनट आ रहा है। तो 400 मिनट को क्या लिख सकते हो आप? 660 से डिवाइड करोगे तो 6 आगे 36, 6 घंटा 40 मिनट है क्या? 6 घंटा 40 मिनट कहीं नहीं है ऑप्शन में। फिर कैसे हो गया ये चीज? ठीक है 6.5 आ रहा है, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अच्छा दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ सिंपल है। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, इसमें मिनट में दिया ही नहीं है, ये डेसिमल में कर रखा है। इसको डेसिमल का मतलब मिनट नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो हम लोग गलत कर रहे थे, हम लोग मिनट में बदलने लगे थे। इसको मिनट में बदलने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली यहीं पे डेसिमल कर दो। 3 को ना 20 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 और फिर हमारा 3 पॉइंट क्या मिलेगा? 18, मतलब ये 6.666 मिलते जाएगा। तो 6.666 किसके नियरेस्ट है? 6.7 के। तो ऑप्शन सी है। हम लोग मिनट में बदलने लगे थे जबकि ऑप्शन मिनट में है ही नहीं, ठीक है। तो ये अपना बेवकूफ़ी था। आगे देखो इसमें कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। 2x + 5 बराबर 15 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाके माइनस होगा 10, x बराबर 5। सिंपल, ए के अंदर है। फिर कह रहा है इसमें बताओ इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x² - 7x + 12 बराबर 0 है। कर लोगे आप इसको? देखो किन दो चीजों को गुणा करोगे तो 12 आएगा और जोड़ोगे तो 7 आएगा। 4 और 3 कर लो तो x² - 3x - 4x + 12 = 0, ठीक है। तो यहाँ से सब समझ में आ रहा है ना कि देखो भाई x कॉमन लोगे यहाँ से तो x - 3 मिलेगा और यहाँ से तुम क्या कॉमन लोगे? 4 कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा -x - 3 मिल जाएगा बराबर 0। तो x - 3 इंटू या फिर x - 4 इंटू x - 3 हो गया। तो ये गुणनखंड ऑप्शन ए के अंदर है। चलो अब देखो क्या कह रहा है भाई आपसे 43 के अंदर। कह रहा है चित्र में AC और BC वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, मतलब ये AC और BC त्रिज्याएं हैं। और ये जो AB की लंबाई दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है? 8 है। AC की लंबाई 4 है, तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी? तो देखो भाई ऐसा जब भी सवाल है ना, तो PR क्या है यहाँ पे? PR है? नहीं है। क्या है? AC था कि BC था? BC था ना, PR कहाँ था? मैं अभी उल्टा पलटा पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो 2 सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इन दोनों का रेडियस दिया है और दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस दे रखी है। तो दूसरे का रेडियस अगर पूछे ना आपसे तो इसका फॉर्मूला होता है BC = √AC है इधर, AC का स्क्वायर माइनस और ये जो डिस्टेंस है इनका, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, जो बड़ा तो डिस्टेंस ही होगा ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का स्क्वायर करके घटा दो तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट क्या करोगे? AB की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 × 8 = 64, ये 4 है 16, घटा दो जो वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 है तो 12 × 48, 4 3 12, 4√3 हो जाएगा। 16 3 48 होता है ना, 12 × 48 होता है, 16 3 48, तो 16 निकल के 4 बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, ये भी आपका ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त है, तो इसकी सर्कल का जो रेडियस है 3 है, ये वाली P जो है ना 3 मान लो, और ये समकोण त्रिभुज ABC के अंदर खींचा गया है, तो जिसका कोण C समकोण है, तो C राइट एंगल है। AC की वैल्यू कह रहा है 10 है, नीचे 10 दे रखा है, तो CB की वैल्यू बताओ, ठीक है। CB की वैल्यू पूछ रहा है और इस वाले रेडियस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हर तरीके से क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर होगा, कोई शक नहीं। अब बताओ मेरे को, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक, तो ये मान लो x है तुम्हारा, यहाँ तक भी ये 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 10 था तो ये 7 हो गया, ओके। अब देखो अगर राइट एंगल के अंदर बना रहे हो ना, तो ये जो वैल्यू है दोनों को जहां से ये कट कर रहा है, देखो इसको यहाँ से कट कर रहा है इसको,
तो यहाँ तक की डिस्टेंस बिल्कुल इसके डिस्टेंस के बराबर होगी, साथ ये भी हो जाएगा। और इस पॉइंट पे जहाँ पे सर्कल का रेडियस काट रहा है ऊपर का पॉइंट और इसके ऊपर का पॉइंट की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, तो ये भी x हो जाएगा। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो ठीक है, ठीक है। और x प्लस 7 का स्क्वायर जो करोगे वो इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। बोलोगे क्यों, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़े हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तीनों का वैल्यू मिल गया ना तो निकाल लो आप, ठीक है। तो क्या करोगे आप भाई, मान लो हाइपोटेनियस है ना, तो x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा 10 का स्क्वायर कर लो और प्लस ये हमारा है 10x प्लस 3 का स्क्वायर कर लो। तो ये x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab होगा ना, तो 7 दूनी 14x, ये हो जाएगा 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6x, x स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 49 में से ये 9 इधर ले जाके माइनस कराओगे, कितना होगा 40, और 40 को इधर नहीं, इसे छोड़ो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अभी देख काम करो, ये 6x को इधर ले जाओ, 14x में से 6x, और ये 49 को 100 ले जाओ इधर, 109 में से ना तुम 49 घटा लो, ठीक है। तो ये हमको 6x घटाओगे तो क्या मिलेगा 8x, और इधर से घटाओगे तो ये 0 और ये 6 मिला 60, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लो 60/8। तो पूछा है क्या CB की वैल्यू बताओ, CB की, तो इसमें से 3 ऐड कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। ये 7.5 हो जाएगा ना 8 से डिवाइड करोगे तो भाई पूछा है ये CB की वैल्यू, तो x प्लस 3 था ना इसकी वैल्यू, 7.5 में तुम 3 ऐड करोगे 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ये के अंदर है। जिसने ज्योमेट्री पढ़ा है उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, जिसने नहीं पढ़ा है उसको कभी समझ में नहीं आएगा ये चीज़, ठीक है। तो फिर आप रोना रोते रह जाओगे कि हमको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पढ़ाने के समय में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ने का नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ना चाहिए था। LCM देखो दो संख्या होगा 48 है और इनका रेशियो इतना है, ओके। तो बताओ इनका योग क्या हो जाएगा भाई। देखो 2x और 3x मान लो नंबर है, इनका LCM निकालोगे आप तो क्या लिखोगे 2 × 3 × x, जिसकी वैल्यू हमारी 48 के बराबर है। ये 6 8 बार में कटेगा, x की वैल्यू 8 है, तो पहला नंबर हो जाएगा 8 दूनी 16, दूसरा हो जाएगा 24, जोड़ोगे मिल जाएगा 40, सिंपल। LCM SCF चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये। फिर कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 चलती है, तो पहली रेलगाड़ी ये तो पढ़ाया है ना भाई। तो मान लो दूसरी S2 की वैल्यू हो जाएगी 400/4, मतलब 100 की, दूसरा का मान लो स्पीड है 8x, तो 8x की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू 100/8 मतलब 50/4 बोले तो 25/2 12.5। तो कह रहा पहला का स्पीड बता दो, तो 7x है, तो 7 × 25/2 करोगे तो 87.5। तो ये तो सवाल कराया हुआ अभी रिसेंटली, ठीक है। 47 देखो क्या कह रहा है, एक मशीन P नाम का एक मशीन है, 8 घंटे में 1 लाख किताबें छाप सकती है। मशीन Q उतनी ही किताबें 10 घंटे में छाप सकती है, ठीक है। ये चीज समझो। एक काम करते हैं, अभी 100 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली मैं भी बोर हो गया कराते भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क करना, फिर इसकी नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्यूशन कराता हूँ। इसको मैं 4 पार्ट में करा दूंगा। देखो दिक्कत क्या ना, लाइव क्लासेस में इंसान 200 क्वेश्चन करा देगा एक साथ। जब आप कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करते हो ना कंटिन्यूअसली, तो 1 घंटे में गला सूखता है, क्योंकि बिना रुके आपको बोलना होता है, ठीक है। और वही चीज हो रहा है, गर्मी के दिन है, गला भी सूख रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आप इसको एज इट होमवर्क लिखो। 47 नंबर, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, खुद से ट्राई करना, फिर नेक्स्ट में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। 48 का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर देख लो। 49 का देख लो, आंसर देख लो। 50 का कर लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा पूरा क्वेश्चन हमारे पास देखो रेडी है ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास रेडी है। बट एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि इतना बोल पाना नहीं पॉसिबल इतना गर्मी में, ठीक है। हाँ, अगर लाइव क्लासेस में कराना होता तो हम कंटिन्यू उसको करा देते, क्योंकि चुप रहना पड़ता है लाइव क्लासेस में, आपको टाइम देना होता है, और इसके रिकॉर्डिंग वाले में टाइम ही नहीं देना होता है, ठीक है। चलो आप जाओ आराम से, नेवी एमआर की मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट को स्टडी ऐप पे लगा सकते हो, और एसएसआर के लिए भी लगा सकते हो, सब कुछ के लिए। और पेड असिस्टेंट के लिए, मेडिकल असिस्टेंट की भी है। पेड बैच, पेड पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अब देखो मैं बोलते बोलते ना एक्चुअली सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से बहुत सारी क्लासेस पेड बैचेस में भी कराई है इधर भी। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा डाउन हो चुका हूँ, तो अब जो भी कंटेंट मेरे मुंह से निकलेगा वो उतना आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।